नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार के सिडकुल स्थित एंकर पैनासोनिक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों धरना प्रदर्शन चला रहा। बता दें आपको, कंपनी मैनेजमेंट और कर्मचारियों की हरिद्वार के उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के साथ मामले समाधान को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों की वेतन संबंधित मांगों पर वार्ता कर चर्चा की गई। तो ये आपको बता दें, यह बैठक कर्मचारियों की लंबित वेतन संबंधी मांगों को हल करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। एंकर पैनासोनिक की जो कर्मचारी है उनके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। आज वार्ता के लिए मैनेजमेंट को और इनके जो कुछ प्रतिनिधि है उनको बुलाया गया। वार्ता हुई है और इनकी जो मेन डिमांड है कि इनकी सैलरी इंक्रीज होनी है, उसके संबंध में मैनेजमेंट द्वारा ये बताया गया है कि कल सुबह 10 बजे तक ये अपना डिसीजन बताएंगे और कल सुबह 10 बजे इसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा। सर, डिमांड ये है कि जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है और कर्मचारियों की डिमांड है कि इंक्रीमेंट ज्यादा होना चाहिए। सर, ये क्या कुछ है अंदर से शोषण जो हो रहा है? देखिए, अगर ऐसी कोई बात होगी तो शिकायत करेंगे। यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर कोई ऐसी बात है किसी का व्यक्तिगत शोषण हो रहा है तो वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अगली खबर की रुख करेंगे। देश में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मंजूरी मिल चुकी है। बिल पास होने के बाद बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चला रही है, जिसके तहत प्रमुख समाज सेवी और इस्लामिक विद्वान डॉक्टर शालिनी अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस संशोधन को भी सभी मुसलमानों के लिए हितकारी बताया। उन्होंने कहा, वक्फ का नाम सिर्फ अल्लाह का है। इस पाक नाम को कुछ लोगों द्वारा खुद बुद्ध किया जा रहा है, लेकिन इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता देखने को मिलेगी, जिससे देश का विकास होगा। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी वक्फ सुधार बिल को लेकर आगामी 10 तक जन जागरण अभियान चला रही है, जिससे जनता और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल की खासियतों को जान सके। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि इस 25वें वक्फ सुधार बिल के लागू होने के बाद विपक्षी दलों की सरकारों की पोल खुल गई है और अब जनता को जागरूक करने के लिए बीजेपी जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन कर रही है। 10 मई तक वक्फ सुधार जन जागरण अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को चला रही है। 1995 में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार ने जो वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए थे, 2013 में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने जो वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए, जिसके कारण वक्फ बोर्ड निरंकुश हो चुका था। लाखों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के द्वारा देश भर में कब्जा किया गया। तो उससे पूरे देश की जनता त्रस्त थी। केवल गैर मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज भी उससे त्रस्त था और लाखों करोड़ की जो संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, उसका चंद नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, बसपा के आदि आदि देश के कुछ नेता उसका लाभ उठा रहे हैं। हमारी सरकार की मंशा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि वक्फ बोर्ड के पास जो लाखों करोड़ की संपत्ति है, उसका उपयोग मुस्लिम समाज के गरीब तबके के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए उसका उपयोग हो। वहाँ रोजगार के अवसर जो है खुले, रोजगार के साधन वहाँ जुड़े और वहाँ चिकित्सालय बने, विद्यालयों की स्थापना वहाँ पर हो और उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का उपयोग देश के हित में हो और विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लिए उसका उपयोग हो। इसके संबंध में 2025 में वक्फ सुधार विधेयक पारित किया गया और महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के बाद वक्फ विधेयक जो है देश भर में लागू हो चुका है। उसी के संबंध में जन जागरण के कार्यक्रम पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। तो हम लोग 10 मई तक जिला स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय नेता उन गोष्ठियों को संबोधित करेंगे, जानकारी देंगे और उसके बाद हम मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक जन जागरण के कार्यक्रम हमारे द्वारा उत्तराखंड में ये किए जाएंगे। उसकी भी तो खबर देहरादून से है, जहां सेंट जोसेफ एकेडमी के छात्र अर्नब पांडे ने एक बार फिर अपनी शिक्षा प्रतिभा का लोहा मनवाया है।
बता दें अर्नव ने आईएससी 12वीं की परीक्षा में 99% अंक प्राप्त किए हैं। तो बता दें इससे पहले 2023 में उन्होंने कक्षा 10 में आईसीएसई में भी 99% अंक लाकर स्कूल टॉप किया था। तो बता दें अर्नव को अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में कंप्यूटर साइंस में प्रवेश मिला है। वे तकनीकी और विश्लेषणात्मक विषयों में विशेष रुचि रखते हैं। हाल ही में अपने एक सोशल मीडिया परिचय में अर्नव ने लिखा, मुझे जटिल समस्याएं हल करना पसंद है, चाहे वह कोड में हो या जीवन में। तो वहीं अर्नव के पिता एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में लोक निर्माण विभाग और श्रम विभाग के सचिव पद पर कार्यरत हैं। देखिए, मेहनत तो इन्होंने करी, हम लोग तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे और इन्होंने 99% 99% स्कोर किया 12th में और हम लोग के लिए बहुत गर्व का क्षण है। और हम लोग जो एक फादर को इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि उसका बेटा इतना अच्छा स्कोर कर रहा है और एक अच्छी पोजीशन में है। इनका एडमिशन भी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में हो चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। तो वो भी हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि जो ये करना चाह रहे थे वहाँ ये जा रहे हैं आगे जाके, और 12th में भी एक अच्छा स्कोर इन्होंने किया है कि कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और कोई भी चीज़ आपको अगर हासिल करनी है तो आपको कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस और डट के उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, है ना। अगर आप उस चीज़ को ही बार बार अच्छे से मेहनत करेंगे, उस चीज़ में ही फोकस करेंगे तो आप हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं। तो मैंने साल भर यही किया था, मतलब फ्री टाइम भी मेरा था, उस टाइम पे मैं अपना कीबोर्ड बजाता था, पियानो बजाता था, दोस्तों से बातें करता था। बट मेरा पढ़ने का टाइम बिल्कुल अलग था। उस टाइम मैं अपना फ़ोन साइड में रख के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। तो ऐसे ही मैंने अच्छे नंबर्स। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी रहे सुनील सैनी को पार्टी द्वारा उत्तराखंड सरकार में अन्य पिछड़ा कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री सुनील सैनी का उनके आवास पर पहुंचकर स्वागत और बधाई दी है। तो वहीं इस मौके पर राज्य मंत्री बनने पर सुनील सैनी ने कहा है कि वे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे केंद्र और उत्तराखंड सरकार द्वारा ओबीसी समाज की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही कहा, उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा देश में जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले का स्वागत करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद और आभार करता हूं कि उन्होंने मैं जैसे साधारण कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी और ओबीसी समाज के लिए जितने भी बेहतर से बेहतर हम कार्य कर सकेंगे वो करेंगे। जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक उन्हें पहुंचाना है, ओबीसी समाज के पास उनका लाभ उनको मिले, लाभांश वाली योजनाओं का। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे ओबीसी समाज को बढ़ाना है। और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2027 में प्रचंड बहुमत की हम सरकार लायक होने, इसके लिए हमें भरसक जितना भी कार्य करना वो करते रहे। क्या लगता है किस तरह की चीजें करने की जरूरत है ओबीसी में? स्वाभाविक जो हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उनको हमें बिल्कुल एकदम ओबीसी समाज तक ले जाना है, अवेयर करना है, उनका लाभ उनको दिलवाना है। सबको अभी सब इकट्ठे ही हैं और भी उनको एकत्रित करना है, उनका सबको जो है योजनाओं का जानकारी देनी है। कुछ मन में है आपके जो ओबीसी समाज के लिए करना चाहते हैं? बहुत कुछ मन में है ओबीसी समाज के लिए। मेरा मन में इतनी चीजें हैं कि उनको हम बिल्कुल धरातल पे लाएंगे और सभी को जोड़ेंगे। और जो है 2027 में हम जो है ना ओबीसी समाज का जो वोट परसेंटेज है उसको बहुत बढ़ेगा और प्रचंड बहुमत की पुनः सरकार लाएंगे। अगली खबर की रुख करेंगे, जहां चमोली जिले में थराली विधानसभा के सवाड़ गांव को जल्द केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिलेगी। बता दें, थराली विधानसभा से विधायक भूपाल राम टमटा और सवाड़ गांव के लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। तो वहीं इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। बता दें, गांव में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के साथ साथ कई और विषयों पर भी चर्चा हुई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में भी
प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी नहीं आए हैं। तो वहीं इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। गुटबाजी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। बीते रोज देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तक इस कार्यक्रम में आए, लेकिन प्रदेश प्रभारी या सह प्रभारी दोनों ही इस कार्यक्रम से नदारद दिखे। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में जिस गुटबाजी का जिक्र होता है, अक्सर वो इन्हीं बड़े नेताओं की गुटबाजी यहाँ पर कही जाती है। और ऐसे में जब प्रदेश प्रभारी भी यहाँ पर नहीं आ रही है तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो विपक्ष मजबूत होने का दावा करता है वो मजबूती कहाँ दिखती है। कैसे बिना इन कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर पाएंगे, कैसे इनको जोश को जगाने का काम करेंगे जब प्रभारी यहाँ पर मौजूद सही समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। पिछले 2 सालों के कार्यकाल में प्रदेश प्रभारी सिर्फ 2 से 3 बार उत्तराखंड में पहुंची है और सिर्फ कुछ ही घंटे यहाँ पर दिखी है। ऐसा में समझा जा सकता है कि प्रदेश प्रभारी से ज्यादातर कांग्रेसी नाराज दिख रहे हैं और जो गुटबाजियां हैं वो अपने अपने दलों में बटी नजर आ रही है, जिससे मजबूत विपक्ष का जो दावा कांग्रेस करती है वो भी फैले साबित नजर आ रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि 2027 के जो चुनाव यहाँ पर होने वो मजबूती के साथ कैसे कांग्रेस चल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। तो जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें एसपी 6 प्रहलाद कोंडे ने जानकारी दी है कि संगम ब्रिज के समीप टोकन काउंटर लगाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन में सुगमता हो। उन्होंने बताया कि पूर्व वर्षों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मंदिर में दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे तक का समय लग जाता था, लेकिन इस बार दर्शन के लिए अधिकतम 1 घंटे की समय अवधि सुनिश्चित की गई है। तो वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए एक सुस्पष्ट डाइवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यात्रा की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। शायद फिजिकल मीटिंग इस तरीके की आखिरी हो गई है। इसमें पुलिस की तरफ से डाइवर्जन प्लान जो है डिस्कस किया गया। जो हमारा इस बार का प्लान रहेगा, जो लगभग 3-4 महीने पहले हमने कीमत और मुक्तागाशी क्षेत्रवासियों से बातचीत करके डिस्कस करके फाइनल किया था, जिसमें बांसवाड़ा हमारा मेन पॉइंट रहेगा। बांसवाड़ा से हम यात्री वाहन जो है वो बसुकेदार क्षेत्र से हम उसको नमगोंडी से मुक्तागाशी की तरफ भेजेंगे। और जो वापसी आने वाला यात्री वाहन है वो कालीमठ तिराहे से लेके कालीमठ क्षेत्र से उखीमठ एरिया में और चिन्नी बेल्ट से कुंड की तरफ आएंगे। और कुंड वाला क्षेत्र रहेगा वो हमारा लोकल्स के लिए और सरकारी वाहनों के लिए फ्री रहेगा। तो इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया। लगभग 500 से 600 वाहन हम द्वारा एरिया में हमने एक होल्डिंग एरिया आइडेंटिफाई किया है, जहाँ से शटल सर्विस से हम उसको सोनप्रयाग सीतापुर एरिया तक ले जाएंगे। तो इस तरीके का ये इंतजाम रहेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार की जो यात्रा होगी वो सुगम बनाने यात्रा प्लान भी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के ठीक सामने बनकर तैयार हुए सिटी पार्क में अब लोग साइकिलिंग का भी भरपूर आनंद ले सकेंगे। दरअसल आपको बता दें, सिटी पार्क में साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। तो वहीं MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने जल्द से जल्द इसे आमजन के लिए प्रारंभ करने के निर्देश भी जारी कर दिए। तो वहीं आपको बता दें कि MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न गतिमान परियोजनाओं की स्थिति का निरीक्षण किया गया। सिटी पार्क में निरीक्षण के दौरान उन्हें अवगत कराया गया कि पार्क में साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण पूरा कर लिया गया है और इसे बहुत जल्द इस्तेमाल के लिए खोला जाएगा। वही उपाध्यक्ष ने कहा कि सिटी पार्क प्राधिकरण के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। यहाँ पर तमाम सुविधाएं जनहित के मद्देनजर विकसित की गई हैं। तो वहीं सैर सपाटे के लिए साथ ही लोग यहाँ पर जिम, बच्चों के साथ खेलना कूदना, तो वहीं पार्क के साथ ही कैंटीन और अब साइकिलिंग का भी आनंद ले सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी सीओ मनोज असवाल द्वारा मसूरी में व्यापार और कार्य कर रहे कश्मीरियों के मसूरी कोतवाली में बैठक की। तो वहीं बैठक में मसूरी में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित एक वीडियो जिसमें 3 युवकों द्वारा माल रोड मसूरी में सामान बेच रहे कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने पर 23 अप्रैल को ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर 3 युवकों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। तो ये आपको बता दें, उन्होंने बताया कि किसी भी कश्मीरी व्यक्ति द्वारा मसूरी कोतवाली में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन वीडियो को संज्ञान में लेकर उनके द्वारा जांच करवाई गई।
हमारे पास लोकल पुलिस भी आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन पहले से दिया आमदकादारों को कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें से कांटेक्ट करना। हमारे पास जो ग्रीन चौक में मैडम है वो भी खुद आए थे हमारे पास, लेकिन बाकी जो घटना हुई थी उसके बारे में हमें पता, लेकिन किसी के अभी तक, मेरे को 10 साल हो गए यहाँ पे, मैं बिल्कुल हमारे जैसे हम शॉल का काम करता है यहाँ पे, तो कभी कैसे कोई घटना ऐसी नहीं हुई। उसका क्या हम बात कर रहे थे, उसने पूरा आश्वासन दिया कि कभी उसने अपना नंबर भी शेयर किया हमसे कि कुछ भी हो तो हमें आप कांटेक्ट कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोकल पुलिस भी यहाँ कोऑपरेट करती है बहुत अच्छी तरह से। लोकल लोग भी आपको बिल्कुल बिल्कुल लोकल लोग भी कोऑपरेट करते हैं यहाँ पे, तो हम काफ़ी साल से यहाँ रहे थे, लेकिन अभी तक तो बाकी छोटी मोटी घटना कहीं भी हुई थी, लेकिन उसमें ये नहीं है कि तो वो तो कुछ नहीं है। वो आपका पूरा नाम? गुलाम नबी। ये जनरल एक मीटिंग थी कि हमारे मसूरी में जो हमारे कश्मीरी भाई रह रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हों या कोई लेबर हों या कोई फेरी वाले हों, तो एक आपस में परिचय भी था और एक उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देना था कि हम आपके साथ हैं। और जैसे कई बार देश में किसी हिस्से में कोई घटना हो जाती है तो उसको लेके कतिपय संगठन या व्यक्तियों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमने ये मीटिंग। तो अगली खबर की रुख करेंगे जहां हज यात्रा 2025 में उत्तराखंड से जाने वाले हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो वहीं इस संबंध में अधिशासी अधिकारी उत्तराखंड राज्य हज समिति ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। तो आपको बता दें, इस शिविर के तहत उधम सिंह नगर के जसपुर, काशीपुर और बाजपुर के समर क्षेत्र के 202 हज आवेदकों का 3 मई को टीकाकरण होगा। तो वहीं हरिद्वार के समर क्षेत्र और पौड़ी गढ़वाल के 325 हज आवेदकों का टीकाकरण 6 मई को। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिव समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने सभी अधिकारी को 1 मई से स्वयं और अपने अधीनस्थ विभागों में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है हर विभाग अपने विभाग के 5 से 10 महत्वपूर्ण आउटकम निर्धारित करे और योजना के अनुरूप कार्य करे। तो वहीं सीएम ने फील्ड में भ्रमण और प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि भ्रमण कार्यक्रम पर जाते समय यह ध्यान रखा जाए कि सचिव, अपर सचिव और विभागाध्यक्ष में से एक बार में केवल एक ही अधिकारी एक समय पर भ्रमण पर जाए तथा अन्य अधिकारी अपने मुख्यालय में उपस्थित रहे। तो वहीं सभी अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू हो गई है, आपको बता दें। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून नगर निगम के विकास कार्यों में एक बार फिर से रोक लग सकती है, बता दें, क्योंकि पहले कार्यों का भुगतान ठेकेदारों को अभी तक नहीं हो पाया है, जिस कारण ठेकेदारों में आक्रोश है। तो वहीं देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड हैं, जिनमें सड़क, नाली, पेच वर्क और पुस्तों का निर्माण कार्य निगम के रजिस्टर्ड ठेकेदारों ने किया है, लेकिन पिछले कई महीनों से भुगतान की फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इसको लेकर ठेकेदारों का कहना था कि निगम का नया बोर्ड बना है, जिसमें नए जनप्रतिनिधि भी चुनकर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने वार्डों के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव लगाए हैं और 25 मई के आसपास इन पर टेंडर भी लग जाएंगे। लेकिन भुगतान न होने के कारण ठेकेदार टेंडर कैसे ले पाएंगे, क्योंकि टेंडर के समय टेंडर के रुपए और एफडी आदि के लिए भी भुगतान की आवश्यकता होती है। नए जो मेंबर्स चुन के आए, नया बोर्ड चुन के आया, उनके द्वारा क्या कहते हैं प्रस्ताव पे वो बनाना, क्या कहते हैं विकास कार्य के जो प्रस्ताव लिए गए हैं और उस पर एस्टीमेट बना दिए गए हैं। हो सकता है 15 मई के आसपास टेंडर भी लग जाए, लेकिन मेरा ये कहना है ठेकेदार टेंडर लेने में तभी तो सक्षम होगा जब उसका कोई भुगतान किया जाएगा। पिछले 15-20 फरवरी की बात है, आज 30 अप्रैल तक किसी भी PWD सेक्शन के ठेकेदार का 1 भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे कैसे काम जो कल ठेकेदार के लिए टेंडर कॉल कर देंगे, ठेकेदार को एफडी के लिए पैसे भी चाहिए, टेंडर के लिए भी पैसे चाहिए, अब भुगतान नहीं होगा तो कहाँ से व्यवस्था करेगा। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को विधि विधान से खोले जाएंगे। तो वहीं इस अवसर पर देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए केदार घाटी पहुंचने लगे हैं। तो बता दें आपको, मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की चहल पहल देखते ही बन रही है। तो वहीं चारधाम यात्रा के प्रमुख केंद्र केदारनाथ धाम में कपाटोद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो वहीं इस बार केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। बता दें, ऋषिकेश गुजरात से आई पुष्प समिति द्वारा मंदिर को कुल 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। तो ये मंदिर की इस आकर्षक सजावट को देखने के लिए भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो वहीं रंग बिरंगे फूलों की सुगंध और भव्यता मंदिर की और भी दिव्य आभा प्रदान कर रही है।
तो बता दें आपको, जिला प्रशासन ने कपाट खोलने के अवसर पर हर प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो वहीं मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें और मेडिकल स्टाफ की तैनाती भी की गई। तो वहीं चारधाम यात्रा की आध्यात्मिक रफ्तार पकड़ रही है। आपको बता दें, हरिद्वार से चारों धामों के लिए आज कुल 5,177 तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए 1,707 श्रद्धालु, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 1,377 भक्त, और बता दें आपको गंगोत्री धाम के लिए 1,003, तो वहीं यमुनोत्री धाम के लिए 1,012 यात्रियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। सबसे खास बात यह है कि आज की रजिस्ट्रेशन लिस्ट में 78 विदेशी श्रद्धालु भी शामिल रहे, जो भारत की आध्यात्मिक धरोहर को महसूस करने पहुंचे हैं। तो बता दें आपको, हरिद्वार से जारी हो रही आस्था की यह लहर अब पूरे उत्तराखंड में गूंज रही है, जहां प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था को संभाल रहा है और चारधाम की ओर बढ़ते हर कदम के साथ श्रद्धा और विश्वास का ये सिलसिला हर दिन एक नया कीर्तिमान बना रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केदारनाथ में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बता दें आपको, प्रशासन, पुलिस और पर्यटन विभाग ने भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत प्रति घंटे 1400 श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन कराए जाएंगे। तो वहीं मौसम और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। तो आपको बता दें, कपाटोद्घाटन से ही टोकन वितरण के लिए संगम पर 10 काउंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां बाबा केदार के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार न लगे और भक्तों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़े। इसके लिए इस बार पहले दिन से ही टोकन व्यवस्था लागू की जाएगी, जहां प्रशासन और पुलिस ने पर्यटन विभाग को टोकन व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन इस बढ़ती गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने की भी संभावना है। बता दें, मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 1 से 6 मई तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान बताया है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की भी उम्मीद जताई है। तो वहीं विभाग के प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज आंधी की भी चेतावनी दी गई है। बता दें आपको, मौसम विभाग का कहना है कि लगातार 5 दिन तक बारिश होने से बढ़ते तापमान में कमी आएगी। तो वहीं 3 दिन पहले राजधानी देहरादून में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो वर्तमान में 35 डिग्री के आसपास चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रुड़की जिले से कलयुगी बेटे की करतूत का मामला सामने आया, जहां घर कलेश के चलते एक बेटे ने अपनी मां की धारदार हथियार से गर्दन काट दी है, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो आपको बता दें, वहीं लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना की जांच पड़ताल कराई जा रही है। तहरीर मिलते ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें आपको, बेटे ने धारदार हथियार से मां पर हमला किया है, जहां हमले में महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।